Hello everyone, this is Kunal Mandhania again and we'll be starting with lecture 2 of Indian Contract Act. सर, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है कॉन्ट्रैक्ट से। सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमने देखा कि वैसे तो सर एग्रीमेंट 4 टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट एंड कमर्शियल एग्रीमेंट। बट ये चारों एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट इज कमर्शियल एग्रीमेंट्स, ठीक है? यानी एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, वन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो डिफाइन करता है सेक्शन 2H। बट बाकी भी एग्रीमेंट्स है जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, इसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट और रिलीजियस एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कमर्शियल एग्रीमेंट्स। आज के लेक्चर में क्लास हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स वो कैसे बिहेव करते हैं, अब हम वो चेक करने वाले हैं। जस्ट अ मोमेंट। So we'll start with types of contract. You can see बेसिकली फॉर्मेशन के हिसाब से एक अलग टाइप होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं उसके हिसाब से एक अलग टाइप है, एंड कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग टाइप है। इफ यू कैन सी फॉर्मेशन के हिसाब से 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। ये दिखता है एंगल की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, देखेंगे हम उसे। वैलिडिटी के हिसाब से यू कैन सी देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से यू कैन सी देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे हम समझेंगे फॉर्मेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनते समय कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना सर, क्या वो वैलिड है या नहीं है? तो वैलिडिटी के हिसाब से कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, एंड लास्ट पॉइंट जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनना अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना अलग बात है। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सो पहले के जो 2 टाइप्स देखे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बनने को लेके हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो वैलिड है या नहीं है। परफॉर्मेंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनना अलग बात है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना अलग बात है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। याद रखना ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ड्रॉ करना चाहिए। तो शुरू करता हूं मैं एक एक टाइप से। फर्स्ट टाइप इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं एक्सप्रेस करके, या तो ओरल या रिटन मैनर में। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट भी राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हुआ तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिटन में भी हुआ तो चलेगा, बट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एक्सप्रेस किया है या तो ओरल या तो रिटन मैनर में। सो क्या लिखा हुआ है? एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स, either spoken मतलब oral or written, those are called as express contracts. Next, what is implied contract? Now implied is a word जो मेरे ख्याल से आपने नॉर्मली, ठीक है, इतना यूज नहीं किया। सी एक बात समझिए, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना और एक्सप्रेस नहीं है इज implied contract. Every contract which is not an express contract is an implied contract. So express contract क्या होता है? जहां पार्टी ने या तो ओरली या तो रिटन मैनर में कुछ एक्सप्रेस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसे बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में बन जाते हैं भले ही वहां पे एक्सप्रेस नहीं हुआ है। भले वो कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं हुए बट कॉन्ट्रैक्ट बन गए, उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ आई गिव यू एग्जांपल। उसके पहले, ये एग्जांपल के पहले एक छोटा सा बेसिक का समझ लीजिए। हम पहले बात कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब अगर किसी भी पार्टी ने जो प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो सामने वाला पार्टी उसे कोर्ट में केस कर सकता है या उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। पॉइंट क्या है सर? पॉइंट यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में केस करने का ऑप्शन अवेलेबल है, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस नहीं है सर, दैट प्रॉमिस इज अ ऑब्लिगेशन, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन।
ठीक है, आपने जो प्रॉमिस किया आपका पार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपके लिए सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। और अगर आपने वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो सामने वाला आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। सो कमिंग टू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ जाएगा एग्जैक्टली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, मैं गया एक फ्रूट मार्केट में, ये घूम रहा था, सारे फ्रूट्स वगैरह चेक कर रहा था। मैं गया एक एप्पल की शॉप में, ठीक है, मैंने शॉप पे एप्पल को देखा, एप्पल बेचने वाले को देखा, उसको देखा, एप्पल को देखा, उसको देखा, एप्पल को देखा, एप्पल उठाया और खा लिया। खाना खत्म हुआ और मैं चलना शुरू हो गया। वो फ्रूट एप्पल मर्चेंट जो था उससे मुझे चिल्ला के बोला, अरे भैया ठीक है, आपने एप्पल तो खा लिया, इसके पैसे कौन देगा? मुझे बताओ। मैंने उनको जाके बोला, देखो ना मैंने तुमको ऑफर दिया, ना तुमने एक्सेप्ट किया, ना हमारे बीच में कमर्शियल एग्रीमेंट बना, ना कॉन्ट्रैक्ट बना, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, व्हाई विल आई पे? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपको इस केस में, क्या उस पार्टी को या क्या मुझे, ठीक है, पैसा पे करना पड़ेगा या नहीं? वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, आप सब मन में बोल रहे होंगे सर आपने एप्पल खाया है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट इज माय पॉइंट। सी, करना पड़ेगा यानी आप पे क्या आया, ऑब्लिगेशन आया, इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, ओरल कुछ नहीं था, रिटर्न कुछ नहीं था, फिर भी ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और ये ऑब्लिगेशन क्रिएट क्यों हुआ? ये ओरली नहीं हुआ, ये रिटर्न नहीं हुआ, बिकॉज मैंने एप्पल खाया इसलिए मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं मेरे कंडक्ट के कारण मुझ पे ऑब्लिगेशन है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी करती है या तो ओरली या रिटर्न मैनर में, वेयर एज जिस पार्टी के कंडक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। I'll give you more examples of implied contract ताकि आप और कंफर्टेबल हो इस कंसेप्ट से। सो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, सपोज मुझे जाना था पुणे, मैं गया, ठीक है, बस स्टैंड पे गया ना, बस स्टैंड पे बस के आगे लिखा हुआ था पुणे, तो ऑब्वियस सी बात है वो बस पुणे जा रही है। मैं गया, मैं बस में जाके बैठ गया। कुछ देर के बाद में कंडक्टर आया, हर एक से पैसे लेने लगा, मेरे पास आया, बोले सर पैसे दो। मैंने बोला काहे के पैसे? तो उसके बाद सर आप बस में आके बैठे तो आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई सेड excuse me just a moment. Perfect, yeah. So I said कि कहाँ लिखा है कि मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे? मुझे बताओ, क्या मैंने, ठीक है, कंडक्टर को या ड्राइवर को ऑफर दिया क्या बस में आके बैठूं? क्या उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या क्लास मुझे पैसा पे करना पड़ेगा या नहीं? समवेयर सब आपको लग रहा होगा कि यार ऑब्वियसली सर आप गाड़ी में जाके बैठे हो, आपको पुणे जाना है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट इज माय पॉइंट कि यहाँ पे भी भले एक्सप्रेस नहीं हुआ ओरल रिटर्न मैनर में, बट कहीं ना कहीं मुझ पे ये ऑब्लिगेशन आ गया कि मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस नहीं किया बट पार्टी के कंडक्ट से हुआ उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने एप्पल खाया, मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, मैंने बस में आके बैठा तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। सच टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सी, कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन एक्सप्रेस। अब लॉ में ये वर्ड पे बहुत फोकस करना, अदरवाइज। अदरवाइज यानी उसको छोड़ के। ठीक है, ये एग्जांपल से टाइप्स की बात कर रहा है। नॉर्मली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस नहीं है व्हिच इज अदरवाइज देन एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। There are two types of implied contract. Number one, tacit contract. Number two, quasi contract. इनके प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दिएगा। ठीक है, नंबर वन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट तो एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मैं आपको कंडक्ट से दो कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स दिए थे, एप्पल खाने वाला कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था और बस वाला एग्जांपल दिया था। माइंड यू दोनों एग्जांपल है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के। कमिंग टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोज्ड बाय लॉ। अब सर ये क्या है? ये थोड़ा सा एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे अलग से एक चैप्टर है, हम डिटेल में पूरा डिस्कशन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर नंबर 7 में अलग से करने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूँ व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सी, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर स्क्वायर पे है,
50 साल से हमारा घर है वहां पे। अब मेरी सिटी में, नागपुर में, ठीक है, मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हुआ एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्लान में ये आया कि मेट्रो स्टेशन हम वहां बनाएंगे, मेट्रो स्टेशन वही बनेगा। सो गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस दिया कि सर आपको वो घर खाली करना पड़ेगा बिकॉज वहां मेट्रो स्टेशन बनने का हमारे प्लान में, हमारे स्कीम में डिसाइड हुआ है। उसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे कंपनसेशन भी पे करेगा एंड माइट बी एडेक्वेट कंपनसेशन पे करेगा। माय प्रॉब्लम इज, ये वो घर लेने की बात कर रहे हैं जिस घर में मेरे मम्मी पापा की शादी हुई, जिस घर पे मैं पैदा हुआ, बचपन से पला बड़ा, ठीक है, शायद मेरी शादी वहां हुई, मेरे बच्चे वहां हुए, तो ऑब्वियसली आई कैरी अ लॉट ऑफ मेमोरी विद दैट प्लेस। और कोई गवर्नमेंट मुझे खाली करने बोलती है मेरा खुद का घर, तो मैं क्यों खाली करूं? तो मैंने कोर्ट में केस किया कि देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन मी, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया एंड आई टोल्ड यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने कोर्ट में केस किया कि बॉस मुझ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और मुझे अपना घर खाली नहीं करना है। वहां से जज साहब का आंसर आता है कि बॉस ऑल्दो दैट इज योर प्लेस, बट कहीं ना कहीं, ठीक है, एवरी प्लेस इन इंडिया, जो भी इंडिया के टेरिटरीज में हर एक जगह होती है, वो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की है एंड जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेंगी किसी को, आपको उसको देना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि बॉस आपको ये घर सेल करना ही पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट इज कि कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया तो मुझे सेल करना पड़ेगा। नाउ अब जब मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, क्या ये ऑफर एक्सेप्टेंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ? उन्होंने ऑफर दिया था, मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ा, मुझ पे ये ऑब्लिगेशन आई बिकॉज इट वाज डायरेक्टेड बाय लॉ, डायरेक्टेड बाय कोर्ट। याद रखना, कोर्ट ने इंपोज किया इसलिए मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंपोज बाय लॉ और इंपोज बाय सम अथॉरिटी, इंपोज बाय कोर्ट, इट इज कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स दो टाइप के होते हैं। नंबर वन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, हर कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के कंडक्ट से होता है, उसने कुछ किया और बदले में उस पर ऑब्लिगेशन आ गया, उसे बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। Whereas any contract which is imposed by law is called as quasi contract. आगे जाके कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है कि सर दोनों भी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टैसिट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? तो जो बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया था, तो वो डिफरेंस है। दूसरा, एक चीज याद रखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के सिर्फ 5 एग्जांपल्स है जो लॉ में दिए हुए हैं, जो सेक्शन 68 तो सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। सो याद रखना, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस नहीं है is an implied contract. Every implied contract except quasi contract is a tacit contract. मतलब जहां भी आपको लगता है यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल बी अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के वो 5 एग्जांपल्स जो दिए हुए सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, ऐसे 5 एक्सेप्शंस छोड़ के जहां भी आपको लगे कि वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो, आई गेस मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के। नंबर वन, बोर्डिंग अ बस, आपने ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं किया फिर भी पैसा पे करना पड़ेगा, इट्स ऑब्लिगेशन। नंबर टू, ऑक्शन सेल। सर ऑक्शन सेल में तो एक्सप्रेस होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टीज आते हैं, बिडिंग करते हैं और हाईएस्ट बिड पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस, हाईएस्ट बिड पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑक्शन सेल में, बट याद रखो ऑक्शन सेल में हाईएस्ट बिड पे ऑक्शनर क्या करता है? हैमर फॉल करता है। So falling of hammer is a implied acceptance, deemed acceptance कि आपने हैमर फॉल किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? हैमर फॉल होने से हुआ। कंडक्ट से हुआ कि वर्ड से हुआ? कंडक्ट से हुआ। Therefore, auction sale is also an example of tacit contract. नंबर 3, मनी विथड्रॉन फ्रॉम एटीएम। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्या हम एटीएम से पैसा विथड्रॉ करने के पहले बैंक को पूछते हैं कि पैसे निकालो क्या? नहीं, हम जाते हैं, अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो हम जाके सीधा कार्ड इंसर्ट करके पैसे निकाल लेते हैं। पॉइंट समझो, आपने बैंक से पैसे निकाला यानी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इट वाज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस करके नहीं हुआ, क्योंकि आपने बैंक के एटीएम से पैसे निकाले तो आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड बाय वर्ड्स, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट। देयरफॉर मनी विथड्रॉन फ्रॉम एटीएम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बस नोट पे फोकस करना,
All implied contracts are tacit contracts except section 68 to 72 of quasi contracts. हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से चैप्टर नंबर 7 पे। तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म होता है तो कौन से टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हमने देखा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल या रिटन होगा वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। नंबर 2 हमने देखा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के कंडक्ट से होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं भी करते फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के सर कितने टाइप्स देखे अपने, 2। नंबर 1 टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पार्टी के कंडक्ट से होता है, जितने एग्जांपल्स हमने देखे सारे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के थे। एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इम्पोज्ड बाय लॉ is called as implied contract. Moving forward, third type of contract class is e-contract. It's a very simple contract. See, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, क्रिएट होते हैं, या तो एक फिजिकल एनवायरनमेंट में क्रिएट हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट हो गए। अब हम सर इलेक्ट्रॉनिकली भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, यस। ठीक है, अगर आप कुछ अमेजोन की वेबसाइट से परचेस करते हो, अमेजोन के ऐप से परचेस करते हो, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया सेल परचेस का, ऑफर एक्सेप्टेंस का, वो कहाँ किया, आपने फिजिकल प्लेटफॉर्म में किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में किया। द आंसर इज आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में किया, इंटरनेट के थ्रू किया। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच यू मेक थ्रू इंटरनेट और इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज ई कॉन्ट्रैक्ट। Contracts made electronically via internet is called as e-contract. Example, Flipkart से आपने कुछ परचेस किया is example of e-contract. Amazon से आपने कुछ परचेस किया is example of e-contract. ये क्या है सर, BSc NSC? जब भी आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर ट्रेडिंग करते हो थ्रू अ डीमैट अकाउंट, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुआ, इट्स अ ई-कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग किया, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हुआ। दिस आर एग्जांपल्स ऑफ ई-कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकली में दो ऑप्शन है, either it can be express contract or implied contract. आगे बढ़ते हैं। Now, on the basis of validity, तो क्लास सी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के हो गए, ये तीन टाइप के हो गए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आगे जितने भी क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एज वेल एज एक्सप्रेस, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइडेबल बट एक्सप्रेस, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड बट इम्प्लाइड। तो बेसिक टाइप तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ही है, बस ये वैलिड या वॉइड जो है वो उनके वैलिडिटी के एंगल से दिए हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट कोई अलग टाइप के नहीं बन रहे, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं क्या वो लॉ में एनफोर्सेबल है, क्या वो वैलिड है, उस एंगल से हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सी, मैं कभी भी इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानता, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। माय पॉइंट इज जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लॉ में एनफोर्सेबल है तभी तो ये वर्ड आया कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप साथ में वैलिड देखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। What I'm trying to say is a valid contract is a contract which is enforceable by law. Every contract जो लॉ में enforceable है उसे हम बोलेंगे valid contract। और वैसे भी contract क्या होता है, contract is an agreement which is enforceable by law। तो आप contract word use करो, आप valid contract word use करो, it's one and the same thing। Moving forward, this should contain all the essential elements of a valid contract as per section 10। Now this is a very important point। आगे अलग से इस पे क्वेश्चन बनता है कि what are essential elements of a valid contract। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज सर there are certain conditions, अगर वो सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। Therefore, it is written कि valid contract is that contract which contain all the conditions or all the essential elements of a valid contract, which is given in section 10 of Indian Contract Act। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से, एक्सक्यूज मी, कौन कौन सी कंडीशंस है जो फुलफिल करने पे कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। एंड ऑफ कोर्स अगर उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर इनवैलिड और कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। सर ये वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, लीगली लैटिन में इनवैलिड को बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब कहीं ना कहीं एम्प्टी, खाली, इनवैलिड, जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी
first type of contract is a valid contract. Next type of contract is void contract. आप देख सकते हो void में लिखा हुआ है void is anything which is not enforceable by law. So आप invalid बोलो या not enforceable by law बोलो या void बोलो, it is one and the same thing. A contract is valid, it means a contract is enforceable by law. A contract is void, मतलब there is some reason, ऐसे रीजन थे जिससे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यू कैन से कि सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस एग्रीमेंट्स आर void contracts because they are not enforceable by law. और भी ऐसे एग्जांपल्स जो हम आगे देखेंगे. सो void के साथ में यू कैन सी दो वर्ड्स अटैच है. एक है void agreement, एक है void contract. और दोनों अलग अलग टाइप है, लेकिन मैं साथ में ले रहा हूं कंपेयर करने के लिए ताकि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. फिर से वैलिड का अपोजिट इज वॉइड. वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है, वॉइड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. अब वॉइड के दो ऑप्शंस है, या तो यू कैन से इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट और यू कैन से इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सर दोनों में फर्क क्या है? देखिए आराम से समझते हैं. सो हम पहले बात कर रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, जिसे डिफाइन कर रहे हैं सेक्शन 2G. ठीक है, सेक्शन 2G से मुझे याद है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट का भी एक सेक्शन देखा था, याद है आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन और सेक्शन 2H. ठीक है, वैसे ही वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 2G. ये क्या बोलते हैं? एनी एग्रीमेंट व्हिच इज वॉइड ab initio, इज वॉइड ab initio, व्हिच इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज अ वॉइड एग्रीमेंट. सो मतलब क्या? मतलब पहले से ही एक वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. पहले से कुछ एक्टिविटीज दिया है कि भाई इनमें से कोई एक्टिविटी किया तो हम पहले से ही बता रहे हैं कि ये लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, यानी इस पे कोर्ट का कोई सपोर्ट नहीं है. आपने ऐसा कुछ किया और कुछ गलत भी हुआ तो आप कोर्ट के पास नहीं आ सकते, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते. दिस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू कैन सी एग्रीमेंट विद माइनर. हु इज अ माइनर सर? As per Indian Contract Act and as per Indian Majority Act, any person जिसने 18 years की एज कंप्लीट नहीं की is a minor. Might be आप में से कई लोग माइनर हो सकते हो, कई लोगों ने आप में से शायद 18 years कंप्लीट नहीं किया होगा. So you are minor as per Indian Contract Act, as per Indian Majority Act. Point is, लॉ बोलता है माइनर बच्चे हैं, माइनर ये नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है. तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हो माइनर से तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. मतलब आई विल गिव यू एग्जांपल. मैंने किसी माइनर को टीवी बेचा, उसने बोला पैसे बाद में दूंगा. देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या करना था? टीवी देना था. मेरा प्रॉमिस क्या था? टीवी देना. उसका प्रॉमिस क्या था? पैसे देना. माय पॉइंट इज, अगर माइनर ने मुझे पैसा नहीं दिया, क्या मैं माइनर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूं? इज दिस एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ? The answer is no. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्लियरली मेंशन किया है उसकी उस लिस्ट में कि आपने अगर माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया, दिस आर वॉइड ab initio. ये शुरुआत से ही वॉइड है. हमने पहले से ही लिस्ट में दे दिया है कि भाई ये करने का नहीं, वरना रोते हुए कोर्ट में नहीं आने का. आपको कोर्ट से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है. सो ठीक है, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड ab initio. ऑब्वियसली इसके एक्सेप्शंस है जो हम आगे जाके कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नाम का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एज ऑफ नाउ आप इतना ध्यान रखो कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड ab initio. इसमें कोई कोर्ट का सपोर्ट नहीं है. एग्जांपल नंबर 2, इल्लीगल एग्रीमेंट्स. तो आप जानते ही होंगे कि इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. मैंने किसी टेररिस्ट ग्रुप को आर्म्स सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया, उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, बट मैंने उनको आर्म्स सप्लाई नहीं किया. हमारे इस एग्रीमेंट में उनका प्रॉमिस था पैसे देना, मेरा प्रॉमिस था आर्म्स सप्लाई करना. माय क्वेश्चन इज, ठीक है, उन्होंने तो अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, बट अगर मैंने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, मैंने उनको आर्म सप्लाई नहीं किया, क्या वो कोर्ट में आके केस कर सकते हैं? सिंपल सी बात है. अगर वो कोर्ट में आके केस करेंगे कि यार हमने से इलीगली आर्म लिया, ठीक है, बदले में, ठीक है, उसने पैसा दिया लेकिन उन्होंने आर्म सप्लाई नहीं किया, जैसा बोलेंगे तू इधर आ, पहले तू इधर आ, ठीक है, इलीगली आर्म सप्लाई या टेररिज्म वाली एक्टिविटी क्यों कर रहा है? पॉइंट बहुत सिंपल है कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स है वो भी उस लिस्ट में है कि भाई आप ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते. अगर आपने ये एग्रीमेंट किया, इसलिए वॉइड ab initio, आप कोर्ट में नहीं आ सकते. पनिशमेंट इज अ डिफरेंट इशू.
हम अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से बात कर रहे हैं कि क्या ये लॉ में एनफोर्सेबल है या नहीं, क्या कोर्ट का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या वो पनिशेबल है या नहीं, वो हम बात कर डिस्कशन करेंगे। जब हम इलीगल एग्रीमेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वहां पे और क्या, ठीक है, इसके फ्यूचर कोर्सेस है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, वॉइड के साथ में अगर वर्ड यूज किया एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, तो वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो, ये शुरुआत से ही वॉइड है, ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में से कोई भी एक्टिविटी किया तो इट इज वॉइड अब इनिशियो। सर लिस्ट कहां पे है, आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। हाउएवर अगर आप वॉइड के साथ में वर्ड यूज करते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने अगर वॉइड के साथ वर्ड यूज किया एग्रीमेंट, दैट मींस मुझे पता है कि ये ऐसा एग्रीमेंट है शुरुआत से ही वॉइड है। Whereas void contract is that contract जो जब बना था तब वैलिड था, जब वो बना था जब लॉ में एनफोर्सेबल था, बट बाद में ऐसा कुछ हुआ कि इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब बाद में जाके वो वॉइड हो गया, बाद में जाके वो नॉट एनफोर्सेबल हो गया या अनएनफोर्सेबल हो गया। फिर से फर्क देखिए, वॉइड एग्रीमेंट वो है जो शुरुआत से ही वॉइड था, या आपने किया शुरुआत से, आपको लॉ का सपोर्ट नहीं है। Whereas void contract is a contract जब बनाया था तब वैलिड था, लॉ में एनफोर्सेबल था, बट परफॉर्म करने के पहले, मैं पहली बात कर चुका हूँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाना अलग बात है और परफॉर्म करना अलग बात है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट परफॉर्म होने के पहले ऐसा कुछ हुआ कि अब वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सर एग्जांपल दो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो मेरे एक फ्रेंड के पास घोड़ा था, मैंने सोचा यार मैं ही मस्त घोड़ा खरीदूंगा, और हमारे यहाँ पे एक ऐसे हैपनिंग एरिया धर्मपेट, नागपुर के हिसाब से हैपनिंग ठीक है, थोड़ा बहुत हैपनिंग है, तो मैंने प्लान किया कि मस्त मैं घोड़ा खरीदूंगा उससे, एंड धर्मपेट में आराम से घोड़े को चला के बढ़िया घूमूंगा, लोग मुझे देखेंगे, मजा आएगा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑफर दिया, क्या तू घोड़ा बेचेगा? उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डील हुआ कि एक हफ्ते के बाद 1 लाख रुपए में वो मुझे घोड़ा बेचेगा। मुझे बताओ, क्या इंडिया में घोड़ा बेचना लीगल है? ऑफ कोर्स इंडिया में घोड़ा बेचना लीगल है, ठीक है, सब कुछ लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑफर दिया, उसने ऑफर एक्सेप्ट किया, कमर्शियल एग्रीमेंट बना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? चेक करो, क्या कंसिडरेशन है, मुझे क्या मिल रहा है? घोड़ा, उसे क्या मिल रहा है? पैसा। both the parties are getting something in return, it's a commercial agreement, पैसे का लेन देन हो रहा है, it's a contract. Is that contract valid? Yes. इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कब करना था? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद मुझे पैसा पे करना था और मुझे घोड़ा डिलीवर करने वाला था, बट क्लास 4 दिन में घोड़ा किसी घोड़ी के साथ भाग गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर ये घोड़ा घोड़ी के साथ भाग गया, तो क्या 7 दिन बाद ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? द आंसर इज नो। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो वैलिड था, बट परफॉर्म होने के पहले ऐसा कुछ हुआ, इस केस में क्या हुआ? भाग गया। ऐसा कुछ हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 1 में, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हॉर्स डाइड बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लिकर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट लिकर बैन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद में लिकर बैन हो गया। यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लिकर सप्लाई करने का, इंडिया में लिकर सप्लाई जहां पे अलाउ है, लीगल है, वहां वैलिड है, बट सप्लाई करने के पहले सपोज गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो गया, उन्होंने लीगल सप्लाई को बैन कर दिया। ऐसे केस में क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वैलिड था, और बाद में क्या हो गया? वॉइड हो गया। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ आराम से। आई नो कि बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो पहली पहली बार, बहुत सारे नए नए वर्ड्स अभी आ रहे हैं आपके सामने। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने उसमें 3 क्लासिफिकेशन देखे सर। पहला देखा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दूसरा देखा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एंड तीसरा देखा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो हमें 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखे, फिर से रिपीट करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हमने शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, या तो कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा या ई कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिजिकल में या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा, ठीक है। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो पार्टी एक्सप्रेस करती है, आइदर वर्बली, ओरली और रिटन मैनर में। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी ने एक्सप्रेस किया, बट
जो पार्टी ने एक्सप्रेस नहीं किया फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर मेड अदरवाइज देन एक्सप्रेस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं। नंबर वन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो है जो पार्टी के कंडक्ट से होता है एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो है व्हिच इज इम्पोज्ड बाय लॉ। नेक्स्ट हमने देखा ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट वो है जो पार्टी इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है वाया इंटरनेट। Any contract made internet के through via electronically via internet is called as e-contract. Next, on the basis of validity हमने चेक किया। नंबर वन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है। वैलिड का एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड है वॉइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इट शुड फॉलो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट as expressed in section 10 of Indian Contract Act. सर, वैलिड का एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड है void. void में हमने दो और वर्ड्स देखे, एक देखा हमने void agreement, एक देखा हमने void contract. सर, क्या void agreement और void contract दोनों सेम है? नो। void agreements are those agreements which are void ab initio, जो शुरुआत से ही void है। they are void right from the inception. वो एक लिस्ट बनी हुई है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इन लिस्ट में से आपने कोई भी एग्रीमेंट किया तो लॉ ने पहले से बोला है कि भाई ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसको एनफोर्स कराने के लिए, प्रॉमिस फुलफिल कराने के लिए कोर्ट के पास आने के लिए रूल करने। नंबर टू, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जब बनाया था तब वैलिड था, बाद में ऐसा कुछ हुआ दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ऐसा कुछ क्या हुआ? ठीक है, दो एग्जांपल हम देख चुके हैं। जैसे जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे घोड़ा मर गया। और नंबर टू हमने देखा कि लिकर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और लिकर सेल बैन हो गया। ठीक है, सो दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को याद रखना, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज स्टॉप टू बी एनफोर्सेबल, व्हिच हैज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल इज कॉल्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Whereas void agreements, they are void ab initio, they are void right from the beginning. तो शुरुआत से ही void है, it is void agreement. जो void contract valid है और बाद में void हो गया is called as void contract. Class, आज के लिए last point which is very important, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है and understanding के लिए भी it is very important, that is voidable contract. Perfect. So moving to last type as on today, voidable contract. By the way, ये शुरू करने के पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर ले। हमने कुछ डेफिनेशंस देखे, कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के देखा, कुछ सेक्शंस देखे हमने। पहला सेक्शन आज हमने देखा सेक्शन 2H। सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 फिर देखा सेक्शन 2G। देखा सेक्शन 2G मतलब बुरे काम, गंदे काम, ऐसे मैं याद कराता हूं आपको, मैं आगे याद कराऊंगा। सेक्शन 2G डिफाइंस वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमने देखा, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है सेक्शन 2J। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है सेक्शन 2I। इसके पहले हमने और एक सेक्शन कवर किया था, सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टुडे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आराम से समझेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर, व्हाट डू यू मीन बाय अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? आप नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए इसे। A voidable contract is one which is able to be made void. हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप void कर सकते हो, which is able to be made void, is called as a void contract. सर, able to be made void मतलब क्या? मतलब हर जगह लॉ ऑप्शन नहीं देता कि तुम डिसाइड करो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है कि void करना है। याद रखना, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड रहेगा या तो void रहेगा। लॉ वहां पे ऑप्शन नहीं देगा कि आप डिसाइड करो कि वैलिड रखना है कि void रखना है, बिकॉज लॉ में ऑलरेडी डिफाइंड है क्या वैलिड है और क्या void है। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो सिचुएशन है जहां पे लॉ ने डिफाइन किया है कि ये पार्टी के ऑप्शन पे है कि आप डिसाइड करो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है। फिर से, एनी कॉन्ट्रैक्ट, जहां भी ये वर्ड आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, दैट मींस ये पार्टी के ऑप्शन में है कि यू डिसाइड कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है कि वॉइड करना है। दो में से आपने जो भी डिसीजन लिया वो कंटिन्यू होगा। अगर आपने बोला वैलिड रखना है तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड,
अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखो कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करो। देखो पढ़ते हैं हम आगे। हियर लॉ गिव्स ऑप्शन टू अ पार्टी, दे कैन लेट इट रिमेन वैलिड, यानी अगर आपने चूज किया कि हमको वैलिड रखना है तो इट विल रिमेन वैलिड, और यू कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। याद रखना क्लास, अगर आपने चूज किया कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बिकम्स वॉइड हमने कहा पढ़ा था इसके पहले, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में। ये वॉइड एग्रीमेंट वाला एग्जांपल नहीं होगा, बिकॉज वॉइड एग्रीमेंट तो शुरुआत से ही वॉइड था। यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑप्शन था, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो वैलिड था, फिर वो वॉइडेबल हुआ तो आपको ऑप्शन मिला कि आप वैलिड रखो कि वॉइड कर दो। तो अगर आपने वॉइड कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, दिस विल बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड करने को ही लॉ में बोलते हैं रेपुडिएट करना, रिसाइन करना या कैंसिल करना। तो क्या लिखा हुआ है, voidable contract is enforceable at the option of one or more party but not at the option of other party। मतलब सी, voidable लॉ में तभी आता है जब एक पार्टी ने गलत किया और दूसरे पार्टी के साथ गलत किया। जिस पार्टी ने गलत किया उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं डिफेंडेंट पार्टी, और जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ उसे लॉ में बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। नाम में भी मतलब है, एग्रीव मतलब जो ग्रीफ मना रहा है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जो रो रहा है, उसे बोलते हैं एग्रीव पार्टी। मुझे बताओ, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ गलत किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, तो लॉ ऑप्शन किसको देगा? क्या जिसने गलत किया उसको ऑप्शन देगा कि तू वॉइड कर दे? वो तो वैलिड रखेगा बिकॉज उसने जानबूझ के किया है। लॉ में ये ऑप्शन मिलता है उस पार्टी को जिसके साथ में गलत हुआ है, इसे हम बोलते हैं एग्रीव पार्टी। सो यहाँ पे हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो ऑप्शन लॉ देता है वो किसको देता है? जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है, इसे हम बोलते हैं एग्रीव पार्टी। सो हियर लॉ गिव्स ऑप्शन टू दैट पार्टी कि ही डिसाइड्स कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है। ये सेम चीज नीचे दिया हुआ है। सो हाँ लिखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। वन मतलब वो एग्रीव पार्टी। वन और मोर क्यों बोला? बिकॉज एग्रीव तो 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। जैसे मैं किसी को झूठ बोल के घर बेच रहा हूँ और ज्वाइंट ओनर से 3 ज्वाइंट ओनर से, ऐसे केस में यहाँ वन और मोर पार्टी हो गई, और वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब मेरे ऑप्शन पे नहीं है क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ उनको, ऑप्शन किनको है? उन पार्टीज को है। एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यू लव इट। सो ये शक्ति कपूर अपने एग्जाम्पल में देखेंगे कौन है। शक्ति कपूर ने किडनैप किया तैमूर को, नेशंस हार्ट थ्रोब तैमूर। तो इस एग्जाम्पल में शक्ति कपूर ने किडनैप किया तैमूर को, और यू नो सैफीना, सैफ करीना, ठीक है। सैफ तो आपको पता है कि नवाब है, सो इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, एंड उन्हें बोला कि अगर तुम ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ 1 लाख में नहीं बेचते तो मैं तुम्हारे खिलाफ तुम पूरी प्रॉपर्टी मुझे अगर 1 लाख में नहीं बेचते तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इस केस में कहीं ना कहीं अगर वो सैफ और करीना एग्री कर रहे कि हाँ ठीक है हम अपनी प्रॉपर्टी 1 लाख में बेचते हैं, सी कॉन्ट्रैक्ट तो बना, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या यूज हुआ? धमकी यूज हुई कि अगर तुमने प्रॉपर्टी 1 लाख में नहीं बेची तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। पॉइंट इज, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट तो किया गया बट कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन अप्लाई हुआ। सर कोर्शन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, जहां भी जोर जबरदस्ती होती है उसे हम बोलते हैं कोर्शन। पॉइंट इज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन अप्लाई होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। मुझे बताओ इस केस में, इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज है, एक शक्ति कपूर है और सैफ और करीना है। इन दोनों में से गलत किसके साथ में हुआ? सैफ और करीना के साथ में। सो सैफ एंड करीना इस केस में एग्रीड पार्टी है। तो लॉ बोलता है यहाँ इनको ऑप्शन है कि अगर तुमको 1 लाख में ही प्रॉपर्टी बेचना चलता होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकते हो या आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकते हो।
आप बोल सकते हो कि मुझ पे कोर्शन हुआ है और लॉ में लिखा है कोर्शन अगर हुआ है तो आप मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूँ. यस, यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट void. Conclusion: coercion involves contract voidable at the option of aggrieved party. तो सेफ एंड करीना विल डिसाइड किसको कंटिन्यू करना है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है. तो आज क्लास हमने बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे. एक बात याद रखना, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वर्ड्स आएंगे. पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड आएगा void ab initio. यू शुड नो कि void ab initio मतलब शुरुआत से ही void है, ये लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है. वर्ड आएंगे void कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा ये पहले वैलिड था बाद में void हो गया. ठीक है. वर्ड आएगा voidable, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा ये voidable है, ये वैसे तो वैलिड है बट पार्टी का ऑप्शन है कि इसको void करना है. दिस आर द वर्ड्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत काम आएंगे. सो आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइप्स बताए. ठीक है. लेक्चर नंबर 3 में मैं कंटिन्यू करूंगा और कुछ आपको टाइप्स बताऊंगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई होप आपने आज का लेक्चर समझा होगा, इसको एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच.